कंबस्शन का बेटा लफ्जी मतलब होता है जलना। तो यहाँ से बेटा काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है, कंबस्शन रिएक्शन, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर लॉन्ग आता है तो हम स्टार्ट में ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, हेडिंग बनाएंगे कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ एयर, और नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बनेगी कंबस्शन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये दो हेडिंग्स बन जाएगी, लिमिटेड सप्लाई में और एक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी कि अगर हम उनको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो बर्निंग कैसे होगी, अगर उसको लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की दें तो बर्निंग कैसे होगी। तो अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी बर्निंग के प्रोसेस में। हीट तो जब जलेगा तो हीट तो प्रोड्यूस होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स। जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उसमें यही रिएक्शन हो रहा है कि अल्केन्स को बर्न किया। ये जो पेट्रोल है उसमें हमने पढ़ चुके हैं, ये पेट्रोल गैसोलीन ऑयल सब के अंदर हाइड्रोकार्बन होती है, अल्केन्स होते हैं, उनको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो पानी बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो तो एग्जॉस्ट से निकल जाएगा। जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे फिर इंजन को चलाया जाता है। देखते हैं बेटा इसके बाद डोमेस्टिक हीटर्स जो है, कुकिंग अप्लायंसेस, इन सब के अंदर यही कंबस्शन रिएक्शन हो रहा होता है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल। तो क्वेश्चन आता है व्हाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। इससे यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो हम कहेंगे बेटा कि जब हम अल्केन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और यही रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन, डोमेस्टिक हीटर्स, कुकिंग अप्लायंसेस। और ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वर्ड एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है बेटा? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस हो। तो बर्निंग का प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे फिर गाड़ियों के इंजन जो है वो चलते हैं। तो ये रिएक्शन लिखेंगे बेटा इसमें, CH4 प्लस 2O2 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस हीट। जी बेटा इब्राहिम क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये बेटा पहला इसमें रिएक्शन आ जाएगा हमारा। स्टार्ट से बेटा जो मार्क किया है ना सारा, ये पहली 4 लाइंस भी और इक्वेशन भी। ये सारा इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में भी आ जाएगा बेटा, स्टार्ट से इक्वेशन तक। फ्यूल के तौर पे क्यों यूज होता है तो इसमें सारा बात लिखेंगे। इक्वेशन पे अच्छे तरीके से आपको लगाना है रट्टा बेटे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, और इक्वेशन की बैलेंसिंग को भी याद रखना है। ठीक है, रेस कर दूं अब इसको। नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग बनाई हुई है, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन कम हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो बर्निंग का प्रोसेस है वो लिमिटेड होगा, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। और इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड दैट क्रिएट सफोकेशन एंड काजेस डेथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा उसका ना तो कोई टेस्ट है, ना उसकी कोई स्मेल है, ना उसको कोई कलर है, हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। कार्बन डाइ अब हम उसको जब इनहेल करते रहते हैं तो हमारे लंग्स में जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होनी होती है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे सफोकेशन होती है और डेथ होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों में रूम को बंद करके उसमें हीटर ना चलाएं, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं और अगर हीटर चलता रह गया है तो क्या होगा? पहले तो उसमें कमरे के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये वाला रिएक्शन होता रहेगा, पहले वाला कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहेगी और पानी के वेपर्स बनते रहेंगे और ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता यूज होती जाएगी। तो जब ऑक्सीजन सारी कंज्यूम हो जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन क्या हो गई है कमरे के अंदर, बहुत कम, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गई है। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुई है तो उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अब जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाएगी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती रहेगी, अब इंसान, हम तो सोए हुए हैं कमरे में, हम उस कार्बन मोनोऑक्साइड को भी साथ अपने इनहेल कर रहे हैं,
तो अब हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वहां पर जाके लगती है O2, लेकिन O2 की निस्बत CO की जो एबिलिटी है वो हमारे ब्लड में एडजस्ट होने की ज्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके रेड ब्लड सेल्स को ऑक्यूपाई कर लेती है। ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में सही तरह से ट्रांसफर नहीं होती, सफोकेशन होती है और डेथ हो जाती है। तो अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो इस इक्वेशन का बेटा थोड़ा सा आप इसको बैलेंसिंग पे रट्टा लगाना पड़ेगा। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग पे रट्टा लगाना पड़ेगा कि 3CH4 प्लस 2O2 इट गिव्स 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हीट। तो ये बेटा क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन इस तरह से होगा। तो ये डिफरेंस है, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मूव करें। यहां से बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस इन कंबशन रिएक्शन व्हेन देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर वो इस तरह से सवाल पूछ ले कि ऑक्सीजन की जब क्वांटिटी कम हो तो फिर कंबशन रिएक्शन कैसे होगा, तो उसमें फिर आपको इन दो लाइनों को और इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। इक्वेशन जरूर लिखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करूं बेटा? क्लियर है ये टॉपिक, कंबशन? शाजिल बेटा, क्लियर है टॉपिक? नेक्स्ट है बेटा यूजेस ऑफ मीथेन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है, 3-4 पॉइंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल यूजेस का। तो पहला यूज बेटा, नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। मीथेन जो है वो मेजरली प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में, उसका यानी कि नेचुरल गैस का जो मेजर पार्ट है दैट इज मीथेन, और वो क्या है, अल्केन ही है। तो उस और कहाँ पे यूज होती है, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। घरों में उसको हम डोमेस्टिक लेवल पर फ्यूल के तौर पे एक्ट करते हैं। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो सीएनजी भी हमने पढ़ा था, वो भी क्या है, इन्हीं गैसेस को अगर कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी वो भी मीथेन और इथेन पर मुश्तमिल है, तो उसको ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है गाड़ियों में। नेक्स्ट है थर्ड बेटा कि दीज गैसेस आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज। अब इनसे इन गैसेस से डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं, सच एज कार्बन ब्लैक। अब कार्बन ब्लैक कहाँ पर बना था, अगर मैं आपको प्रीवियस उसकी तरफ लेकर जाऊं, ये कार्बन ब्लैक बन रहा है बेटा। इस रिएक्शन में अगर आप देखो, ये कार्बन ब्लैक है और ये कार्बन ब्लैक आगे कहाँ पर यूज होता है, शू पॉलिश बनती है, जूतों वाली जो पॉलिश है, जो गाड़ियों के टायर है, तो उनमें ये इस्तेमाल होता है कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पर थे किधर गए, हाँ, कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, ये CH4 है। अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये CH3 बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह पर OH आ जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, इसी तरह से इथाइल अल्कोहल बनता है बेटा। इथाइल अल्कोहल क्या होगा कि C2H6 होता है इथेन। अगर इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होके 5 आ जाए और उसकी जगह पर OH आ जाए तो इथाइल अल्कोहल। अब क्लोरोफॉर्म क्या है, कल हमने रिएक्शन पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, जिसे हमने कहा था
ट्राइक्लोरोमीथेन, कल के रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था, क्लोरोफॉर्म बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो किससे बनती हैं, मीथेन और इथेन से बनती हैं। तो मीथेन और इथेन को डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। आगे बेटा फिर कार्बन ब्लैक के क्या यूज है बेटा, कि दी अब इन केमिकल के ये बन तो गए, इनका यूज क्या है। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, प्रिंटर इंक एंड एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में फिलर के तौर पे यूज होगा। पॉलिश बनती है इसकी। प्रिंटर की जो इंक है वो कार्बन ब्लैक से बनती है। अक्सर कहते हैं प्रिंटर में कार्बन जम गया है, तो वही कार्बन, यही कार्बन होता है बेटा। क्लोरोफॉर्म इज यूज, अब क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है, एज अ सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सेस एटसेट्रा। क्लोरोफॉर्म जो है बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एंड फॉर एनेस्थीसिया और नशा आवर है। बेटा आपको खुद लिख लेना चाहिए इब्राहिम इमरान, मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखा, ये मैंने इसका कंडेंस फार्मूला लिखा है। इसका फार्मूला ऐसे बन जाएगा CH3OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है बेटा। इसका C2H5OH। और नेक्स्ट है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ भी है। ये ड्राई क्लीनिंग में कौन यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ड्राई क्लीनिंग में यूज होगा, और इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। ये क्या है बेटा, नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या है, CCl4, कार्बन के साथ टेट्रा क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इंडस्ट्री में नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। तो ये यूजेस ऑफ मीथेन, ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अच्छा अब टेस्ट योर सेल्फ के अगर क्वेश्चन देखे बेटा, विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन, तो जो सिंपलेस्ट अल्केन कौन सी है आप बताएंगे जरा मुझे। जी बेटा, मीथेन जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो कौन है, मीथेन, CH4। उसके बाद है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब आइसोपेंटेन का फार्मूला और आइसोब्यूटेन का फार्मूला ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। ये बेटा हो जाएगा आइसोब्यूटेन, 4 कार्बन वाला आइसोब्यूटेन। और आइसोपेंटेन कैसे, ये है बेटा अच्छा इसको इधर बनाते हैं, एक मिनट, आइसोपेंटेन इसको बना देते हैं। अगर इधर भी कार्बन हो तो ये हो जाएगा आइसो, बाकी अब हाइड्रोजन आप खुद लगाने होंगे ना, सबके साथ 3 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर भी इसके साथ भी H3, इसके साथ भी H3, ऊपर वाले के साथ भी H3, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। और आइसोब्यूटेन क्या होगा, उसमें 4 कार्बन होते हैं बेटा, ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं इसको रेज करता हूँ, 5 है ये, ऐसे होगा। नेक्स्ट है बेटा, हाँ 5 कार्बन बेटा पेंटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, why the burning of alkane require sufficient supply of oxygen। बताएं बेटा। इसीलिए बेटा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। जी बेटा, इब्राहिम ने ठीक बताया, टू प्रोड्यूस, नहीं बेटा अनाया, ये प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, हमें हमने बताना है बेटा कि बर्निंग ऑफ अल्केन के लिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसलिए चाहिए, अगर उसको लिमिटेड सप्लाई देंगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी।
नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद। सुबह सुबह ही बहुत छींकें आई जा रही हैं, पता नहीं क्या है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। अब ब्राइट सनलाइट में कैसे रिएक्शन होगा? करो ना, तू मुझे एवे डरा मुइज। तो जो कल हमने बेटा हेलोजिनेशन का रिएक्शन पढ़ा था, तो वो डिफ्यूज सनलाइट में तो सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, लेकिन अगर ब्राइट सनलाइट में हो तो सेम एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, और उसमें कार्बन ब्लैक बनता है, जो हमने ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर मार्क करके आपको दिखाया था। और हेलोजिनेशन की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ ले, लास्ट 2 मिनट है हमारे पास क्लास के, लास्ट 2 to 3 मिनट्स तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को रीड कर ले बेटा। पोक अराउंड विद अ स्टिक इन द मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और मार्श, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है या कोई पॉन्ड वगैरह है, तो उसके मडी जो बॉटम है उसमें स्टिक के साथ उसको छेड़े जगह को। यू मे सी बबल्स कमिंग अप आउट ऑफ द मड, तो मट्टी में से बबल्स बनते हुए ऊपर नजर आएंगे आपको। दीज बबल्स आर हाइड्रोकार्बन गैस मीथेन। तो ये एक्चुअली कौन सी गैस बाहर निकल रही है? मीथेन, विच इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। इफ यू कलेक्ट द गैस इन अ जाइम जार यू कैन सेट फायर टू इट। अगर आप किसी तरह से इस इन बबल्स से जो गैस निकल रही है इनको अगर कलेक्ट कर लें, तो इनको हम वी कैन सेट फायर टू इट, हम इसको आग लगा सकते हैं। आग लगाना की इंग्लिश क्या होती है? सेट फायर टू इट। और उसके बाद कहते हैं ऑर्चिड्स प्रोड्यूस अल्केन्स टू अट्रैक्ट बीज टू पॉलिनेट देयर फ्लावर्स। यानी कि जो ऑर्चिड्स में ये बीज मूव करके जा रही होती हैं, बीज जाती है, मक्खियां, शहद की मक्खियां वगैरह फ्लावर्स की तरफ जाती हैं, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, किससे? बाय प्रोड्यूसिंग सम अल्केन्स। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर हमारा जो अल्केन का पोर्शन बेटा खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम अल्कीन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। ओके बच्चों। नहीं बेटा, इब्राहिम इमरान ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी बेटा, कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई अनाया, बताएं। मैं हसन बेटा आपको बताता हूँ। हसन ने पूछा है, एक मिनट बच्चों, हसन ने पूछा है सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कहाँ पर पड़ा है? व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। तो यहाँ से बेटा डिफाइन करेंगे हम। यहाँ से रिएक्शन इन विच, यहाँ से ये हैलोजिनेशन को हमने डिफाइन कर दिया, और ये ब्राइट सनलाइट में उसका रिएक्शन है। ये कंडीशंस बेटा आप जरूर लिखोगे, जो रिएक्शन लिख रहे होते हैं ना उसमें ये कंडीशंस एरो के ऊपर वाली ये जरूर लिखनी होती है, याद करनी होती है बेटा। बेटा अनाया, कौन सा आपको पॉइंट समझ मैं, चलो दोबारा दोनों पॉइंट बता देता हूँ। एक बच्चे को इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके बेटा, इसमें कहा है कि कहीं पे पानी खड़ा हो ना, जब काफी अर्से से किसी जगह पे पानी खड़ा हो, लेट्स सपोज जैसे कराची की गलियां हैं या कोई पॉन्ड वगैरह है, कच्चा जमीन है और वहां पे काफी अरसे से पानी खड़ा रहा है, और उसके नीचे जो
पौधे होते हैं वो गल जाते हैं, वो मिट्टी में दफन हो गए, ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी की लेयर पड़ गई तो वो नीचे मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अब उनकी क्या होती है बेटा, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में मार्श गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम ना छड़ी के साथ उसके बॉटम को छेड़े, यानी कि कोई डंडी ले जाए और उसके बॉटम में उसको वो जो स्टिक है उसको स्टिक मारे उसकी बॉटम में, तो यानी किसी तरह से उसको कीचड़ को आप जो है ना वो छेड़खानी करें उसके साथ, तो क्या होगा कि वो जो बबल्स, जो सॉरी मट्टी की लेयर के नीचे जो गैस फंसी हुई होगी, इंट्रैप होगी, वो बाहर निकल आएगी, पानी में आएगी। जब पानी में आएगी तो वो बबल्स बन के ऊपर की तरफ स्केप करना चाहती है। अब वो सरफेस के ऊपर आके बबल्स बनते रहेंगे। तो इसका मतलब ये कहता है कि पोक अराउंड विद द स्टिक, पोक अराउंड का मतलब होता है वो मट्टी में स्टिक मारना, स्टिक इन अ मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। तो मडी यानी कि कच्चा बॉटम है किसी पॉन्ड का, तो उसमें, या फिर मार्श, मार्श ऐसी जगह होती है, ऐसे खेत होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ काफी अच्छे से पानी खड़ा रहता है। यू मे सी बबल्स कमिंग अप आउट ऑफ द मड। तो आप बेशक कहीं पर भी अगर ऐसा रखे ना, कोई अगर कहीं पे भी विलेजेस में अगर आपका कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो कभी उनके पास आप जाते हैं, तो कोई ऐसा एरिया आपको नजर आता है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, तो उसकी बॉटम में जाके कोई स्टिक से उसको छेड़े तो बबल्स ऊपर आपको नजर आएंगे उड़ते हुए, बिल्कुल क्लियरली, जैसे बुलबुले पानी के ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। तो दीज बबल्स आर द हाइड्रोकार्बन गैस मीथेन। तो एक्चुअली ये बबल्स क्या है, ये गैस है। और इसको अगर हम इसको क्या कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं। जी, दलदल, दलदल का जो एरिया होता है उसको भी मार्शी एरिया कहते हैं। तो बबल्स क्यों बेटा, गैस अगर प्रोड्यूस होती है अ, उसके अंदर, पानी के अंदर, तो उसके बबल्स क्यों बन के ऊपर आते हैं। ऐसे सपोज करें ना बेटा, ये वाला कोई हमारा बर्तन है, इसमें कोई गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो गैस की तो डेंसिटी कम है, गैस ऊपर आना चाहती है, तो वो गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आती है, और यहाँ से वो फिर एनवायरमेंट स्केप हो जाती है। तो वो जो मार्शी एरिया है वहां पर नीचे जो ऐसे ऊपर मिट्टी की लेयर्स पड़ी हुई थी, नीचे गैस एंट्रैप हुई हुई है, चीजें सुकून से पड़ी है, आपने उसको छेड़ा है स्टिक की हेल्प से, तो मिट्टी की लेयर्स ऊपर से हट जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, और बबल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और वो बाहर की तरफ निकल के आएंगे। और अगर हम इनको कलेक्ट कर लें किसी जैम जार वगैरह में, तो इनको जलाया भी जा सकता है। आप क्लियर है बेटा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। नहीं बेटा, प्रैक्टिकल नहीं है, मट्टी में कौन कीचड़ में जाके लकड़ियां मारेगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।